हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एस टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एस टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा से जुड़ी हर एक अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन दोस्तों पिछले 3-4 दिन से कोई अपडेट हमारे पास नहीं आ रही। तो दोस्तों ऐसे में हम अपने निवेशकों को कुछ अच्छी जानकारियां दे दें ताकि निवेशक भी सर्टिफाइड हो सकें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सहारा के पीड़ित निवेशकों की कि उनका पैसा इस वक्त मिलने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है और क्यों नहीं अभी तक पैसा मिला। तो दोस्तों कुछ जानना बहुत ज़रूरी है कि सहारा के ऊपर किस तरह की प्रक्रिया इस वक्त चल रही हैं और क्या मामला पूरा है। दोस्तों पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सेबी पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड, शेयर मार्केट में गड़बड़ियों को रोकना। जी हाँ दोस्तों, ये इस बोर्ड का काम है। शेयर मार्केट में गड़बड़ियों को रोकना, कंपनियों के नियमों का पालन करना, निवेशकों के हितों का ख्याल रखना। तो दोस्तों ये सहारा से जुड़ी जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये खबर एक अपने आप में ऐसी है कि सहारा शेयर मार्केट में उतरने के लिए कुछ सेबी से परमिशन लेने के चक्कर में खुद उलझ गया। तो दोस्तों पूरी बात क्या है ये हम बताते हैं। आईपीओ, यहाँ दोस्तों आईपीओ लाना चाहते थे सहारा सुब्रत राय। इस प्रक्रिया के ज़रिए कोई कंपनी पहली बार पैसा जुटाने के लिए कंपनी अपनी कंपनी में कुछ हिस्सेदार जनता को बेचती है। इसके ज़रिए कोई भी निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी बन जाती है। DRHP यह एक बायोडाटा होता है जिसमें शेयर मार्केट से पैसा उठाने वाली कंपनी की पूरी जानकारी होती है, जैसे कंपनी का नाम, पता, किसने कितने और वह क्या काम करती है। या दोस्तों किसने कितने पैसे दिए और वह क्या काम करती है। और OFD, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुने, OFCD जनता से पैसे उधार लेने का तरीका, जिसमें बदले में ब्याज चुकाना होता है। साथ ही इसके ज़रिए निवेश कंपनी के हिस्सेदार भी बन जाते हैं। OFCD के कुछ नियम हैं। अगर 50 से कम लोगों को OFCD जारी होती है तो कंपनी रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी होती है। 50 से ज़्यादा लोगों को OFCD देने के लिए सेबी से पूछना पड़ता है। मामला क्या है दोस्तों, 2009 में सहारा ग्रुप की एक कंपनी का शेयर मार्केट में जाने की इच्छा से मामला शुरू होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, शेयर मार्केट में जाने से पहले सेबी से अनुमति लेनी होती है। ऐसे में सितंबर 2019 में सहारा सिटी नाम की कंपनी सेबी को आईपीओ लाने के लिए DRHP भेजा, यानी कि मार्केट में पैसा उगाने के लिए अपना बायोडाटा भेजा। सेबी कंपनी का बायोडाटा जांच रही थी। इसी दौरान, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मामला पूरा पलट जाता है। इसी दौरान सहारा की दो कंपनियां, सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड SHICL कटघरे में आ गई। सेबी को लगा कि उन्होंने गलत तरीके से जनता से पैसे उगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद सहारा सुब्रत राय ने मारी। उन्हें नहीं अंदाज़ा था कि शेयर मार्केट में के जाने के चक्कर में वो अपनी जो पिछली कंपनियां थी उनका भी उनकी साखों पर भी बट्टा लगा देंगे। तो दोस्तों ऐसा ही यहाँ पर मामला हमारे सामने आया। यह सब चलता रहा, तभी सेबी को इस कंपनी के बारे में एक शिकायत मिली। इसमें कहा गया कि कंपनी गलत तरीके से OFCD जारी कर रही है। सेबी की जांच में खुली पोल। सेबी ने जांच शुरू की। सामने आया कि SIRCL और SHICL ने 2.2 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। 2 साल तक सिलसिला चलता रहा। सहारा ने इसके लिए सेबी से अनुमति नहीं ली। यहाँ दोस्तों ये जो दो कंपनियां बनाई गई,
IRECL और SHICL इनकी अनुमति सेबी से नहीं ली गई थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सहारा के खुद के अपने कानून चलते हैं, उसी के चलते इन्होंने ये यहाँ पर भारी संख्या में निवेश करा है। करोड़ों लोगों ने यहाँ निवेश किया, 24,000 करोड़ रुपए लोगों ने यहाँ पर लगा दिए। तो दोस्तों, सेबी ने तत्कालीन बोर्ड मेंबर डॉक्टर KM एब्राहम ने पूरी जांच की। उन्हें पता चला कि सहारा के कई निवेशक फर्जी थे और बाकियों का कंपनी से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था। आसान भाषा में कहें तो सहारा ने इन दो कंपनियों के ज़रिए लोगों से पैसे लिए। साथ ही कहा कि वह इस पैसे को देश के अलग अलग शहरों में टाउनशिप बनाएगा। लेकिन सहारा ने न तो टाउनशिप बनाई, न लोगों को पैसे वापस किए। तो अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सहारा टाउनशिप कहाँ से बनाते और कहाँ लोगों को पैसा देते, क्योंकि सेबी ने इसके जो है गिरबान पे हाथ डाला और इसका जो है मामला पलटना शुरू हो गया। 15% ब्याज के साथ पैसे लौटाने का आदेश। जी हाँ दोस्तों, जब सेबी ने गड़बड़ी सामने आई तो सेबी ने सहारा की नई OFCD जारी करने पर रोक लगा दी थी। लोगों के पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिया। सहारा इस आदेश पर भड़क गया। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कहा, सहारा अपनी खुद के कानून होते हैं और उसी के चलते उनको जैसे ही सेबी ने इनकी मतलब लूज पॉइंट को पकड़ा तो सहारा को जो है मतलब सहारा भड़क गए और वह इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और सेबी पर केस कर दिया, यानी कि सेबी के ऊपर केस ठोक दिया। सितंबर 2010 में कोर्ट ने सेबी को आदेश पर रोक लगा दी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सहारा को कुछ मतलब उसको राहत मिली, लेकिन 4 महीने बाद सेबी को सही पाया और सहारा का भुगतान करने को कहा। दोस्तों, जब जांच अच्छी गहनता से की गई तो उसमें कोर्ट को भी ये लगा कि ये गलत तरीका से पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ही सहारा को भुगतान करने का आदेश दिया कि जितने निवेशकों का पैसा आपने ले रखा है उनका सबका पैसा 15% ब्याज के साथ तुरंत लौटा दीजिए। सहारा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फिर सहारा ने अपना पैकड़ा चला और यहाँ से वे फिर सहारा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और यहाँ से उसे सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जाने को कहा गया। ट्रिब्यूनल कंपनियों के मामले को सुलझाती है, यानी कि एक ये कोई मतलब बड़ी कोर्ट है और या जो भी जांच संस्था है वहाँ पर इस कंपनी को भेजा गया, कंपनी के मैटर को भेजा गया और मामले को सुलझाने के लिए कहा गया। यहाँ भी सहारा को राहत नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी सहारा को राहत नहीं मिली और सेबी के आदेश को सही करार दिया। सहारा ने गलती नहीं मानी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि सहारा सुब्रत राय एक ऐसे इंसान है जो कभी किसी भी सरकारी विभाग से नहीं डरे और बराबर डटकर उसका मुकाबला करते रहे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसी सहारा के 36 के आंकड़े में जो आरोप प्रति आरोप चलते रहे और एक दूसरे के ऊपर केस करते रहे, उसके चलते निवेशकों का पैसा 2010 से लेकर और आज 2021 चल रहा है और अभी तक निवेशकों को पैसे में राहत नहीं मिली। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई सही तरीके से निवेशकों के लिए कोई राहत पहुंचवाई और ना सेबी विभाग की तरफ से कोई ऐसा मतलब सही तरीके से पैसे देने का प्रोसीजर चलाया गया। अलबत्ता 22,000 करोड़ में से केवल 105 करोड़ ही निवेशकों को सेबी दे पाया। तो दोस्तों, ये मामला जो है 2011 से सहारा का कॉरपोरेशन ने अखबारों में एक विज्ञापन दिया। उसके पास कुल जमा का मूल्य 37,000 करोड़ रुपया है। इस विज्ञापन में तहलका मचा दिया। घोषणा में ऐसे समय आई जब RBI के और प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड सेबी के साथ टकराव चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये मामला ऐसे वक्त में आया जब यहाँ पर एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा था। घोषणा ऐसे समय आई जो RBI और प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड सेबी के साथ टकराव चल रहा था। दोनों सहारा कंपनियों द्वारा डिपॉजिट जमा करने पर अंकुश लगाना चाहते थे। रिजर्व बैंक ने विज्ञापन भी छपवा दिए थे कि वह सहारा कंपनियों में जमा होने वाली रकम की गारंटी नहीं देते।
सेबी ने भी यही रुख अपनाया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के रुख को का समर्थन किया। सहारा ने कहा कि उनकी दो कंपनियों ने लाखों छोटे निवेशकों को ओएफसीडी के जरिए करीब 24,000 करोड़ रुपए की जो रकम जमा की है उसे लौटा दिया जाए। तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के फरमान से भी नहीं, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसकी भी अवहेलना की गई। कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने निवेशकों के कागजों से भरे 127 ट्रक सेबी के दफ्तर भेज दिए। इसके बाद सहारा और सेबी के बीच तनातनी बढ़ती गई। पैसा वापस करने का 3 महीने का समय गुजर गया। जी हाँ दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 15% ब्याज के साथ इनका पैसा लौटा दिया जाए, वो आदेश 3 महीने से ज़्यादा गुजर गए, पैसा वापस नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए 3 किस्तों में पैसे लौटाने को कहा। सहारा ने पहली किस्त 5,210 करोड़ रुपए सेबी के खाते में जमा कर दिए। साथ ही यह कहा कि बाकी पैसा सीधे निवेशकों के खाते में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सहारा अपने पैंतरों को यहाँ पर चलते नज़र आ रहे हैं। और लेकिन सहारा न तो पैसा लौटाने के सबूत दे पाया। जी हाँ दोस्तों, जो पैसा लौटाने का उन्होंने यहाँ पर सबूत दिया था, तो वो उसका सबूत उन्होंने मांगा कि आप जो हमें कह रहे हैं कि ये पैसा हमने निवेशकों को इतना दे दिया और इतना बाकी है, 5,200 करोड़ रुपया सेबी के खाते में डाल के बोले कि बाकी का पैसा मैंने उन्हें लौटा दिया। तो अब सरकार या सेबी कोई मूर्ख नहीं है। उन्होंने कहा भाई हमें सबूत दिखा दे, कहा है तूने किस किस को पैसे दिए। अब सहारा जी अपना समूह चाटते रह गए कि क्या करें, लेकिन पैसे न आने का स्रोत बताया। हम कहाँ थे दोस्तों, लेकिन सहारा न तो पैसे लौटाने के सबूत दे पाया और न पैसे आने का स्रोत बता पाया। सहारा के इस रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा बैंक खाते को सीज करने और संपत्ति सील करने को कहा। या दोस्तों, यहाँ पर अब इस पर एम्बार्गो लग जाता है, जिसे एम्बार्गो कहा जाता है। फरवरी 2014 में सुब्रत राय को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मई 2016 के बाद वे पैरोल से बाहर आ गए हैं। निवेशकों के पैसे अभी तक अटके हुए हैं। पैसा सहारा सेबी के खाते में है। इसी को लेकर सहारा लगातार विज्ञापन दे रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सहारा और सेबी निवेशकों को इस तरीके से पीस रहा है जैसे चक्की में गेहूं के साथ घुंड पीस जाता है। वही हालात निवेशकों के और एजेंटों के यहाँ पर बने हुए हैं। तो दोस्तों, कौन है सुब्रत राय? मूल रूप से बिहार का रहने वाला सुब्रत राय, जो कभी नमकीन वगैरह लंबरेटा खटारा स्कूटर पर बेचता था, उसने ये कारोबार 1978 में शुरू किया। मात्र 2,000 रुपये की रकम लगाकर ये कारोबार शुरू किया गया था। उन्होंने लोगों से पैसा जमा कराने की एक स्कीम शुरुआत की और 1970 और 69 और 1980 में पाबंदी लग गई और तुरंत पैसा वापस करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी सेबी यहाँ पर भी जो है सरकारी घास गिराई गई जब 1980 में ऐसा कुछ इन्होंने यानी कि पैसे निवेश का एक अपना हिंदुस्तान में जाल फैलाया। उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शुरू की, जिसके लिए ब्याज से पैसा उगाने की कोई सीमा नहीं थी। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर डेली वेयर मार्केट से कलेक्शन लाना और एजेंटों को घर घर भेजना, उसके द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठा करी गई। उनका यह काम चल निकला। बढ़ते बढ़ते सहारा देश की टॉप कंपनियों में शामिल हो गए। एक समय सहारा की कंपनी में इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा कर्मचारियों को यहाँ पर काम मिला। 2013 में टाइम्स मैगजीन ने सहारा को भारतीय रेलवे के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्था बताया था। इंडिया टुडे ने उसका नाम देश में 10 सबसे बड़ी ताकतवर लोगों में भी शामिल कर लिया था। तो दोस्तों, अब इसके इतने बड़े ताकतवर बनने का जो पूरा मैटर है, वो आज कई दशक के बाद 4 दशक तक तो ये जमकर इसमें अपने कारोबार को करते रहे और यानी कि भारत सरकार ने भी इसको बहुत बड़ा
वो बताया कि बहुत मतलब बड़ा उद्योगपति है और इतने लोग यहाँ इनके वर्कर हैं। तो दोस्तों ये सब बढ़ावा देने वाली ये सरकार थी। सरकार अगर चाहती तो 1980 में इस पर नज़र रखती, इनके कारोबार की छानबीन रखती। लेकिन दोस्तों मामला वही है कि संरक्षण इनको मिलता रहा और इस सभी राजनीतिक और विभागीय संरक्षण में सहारा सुब्रत राय कितने आगे पहुंच गए ये अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी को खड़ा किया। लेकिन दोस्तों आज भी मैं बता दूं कि सहारा सुब्रत राय की कंपनी के दफ्तर आज भी खुले हैं और आज भी बादस्तूर काम चलता है। वो एक अलग बात है कि सहारा की छवि खराब होने के कारण इनका थोड़ा सा मतलब जो बिजनेस है वो हल्का पड़ा है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि सहारा सुब्रत राय इतने बड़े रसूखदार हैं कि आज भी उनके जो चिटफंड कारोबार या सोसाइटी के कारोबार हैं आज भी वो फल फूल रहे हैं। ना कि जो अदर कंपनियों पर सेबी ने अपनी यानी कि छापामारी की, उन सभी कंपनियों का बंटाधार सेबी ने कर दिया। उनके ऑफिस ऑफिस सब पे सील लगा दी, उनके मेजरमेंटों को वो उसमें जेलों में ठूंस दिया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सहारा की फिर भी इस वक्त ऑफिस खुल रहे हैं, जबकि पीएसएल इंडिया लिमिटेड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो सहारा की टक्कर की एक कंपनी थी, उस कंपनी को भी जो ये कंपनी भी 1985 से वजूद में आई थी, पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी, और वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। उसने भी देश और दुनिया में नाम कमाया और उसने भी न जाने कितने इनाम पाए। ऑस्ट्रेलिया में समुद्र में रिसॉर्ट बनाए, होटल बनाए। तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल सहारा ही एक ऐसी है जिसके पैसे जिसके मतलब ऑफिस खुले हुए हैं और पैसे मिलने की भी पूरी पूरी प्रबल उम्मीद बनी रहती है और निवेशकों को पैसे मिल भी रहे हैं। वो बात अलग है कि सभी निवेशकों को पैसे अभी नहीं मिल पाए। लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर है कि चिड़िया की चोंच में चौथाई हिस्सा ज़रूर निवेशकों तक पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों उम्मीद निवेशकों को रखनी चाहिए। निवेशकों को उम्मीद इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि सहारा के ऑफिस खुले हैं और सहारा स्वतंत्र रूप से आज भी भारतवर्ष में अपने कार्य कर रहा है। लेकिन अदर जो कंपनियां थी उन कंपनियों के निवेशकों का बुरा हाल है और उनके लिए कोई सुविधा ऑफिशियल सुविधा नहीं है। केवल ऑनलाइन प्रोसीजर के नाम पर उन लोगों को झुंझुना थमा रखा है और वो बजा रहे हैं। बजाते बजाते आज थक गए। यानी कि सेबी ने पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों को 2014 से लेकर आज 2021 आ गया, 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों की संख्या। उन 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों में से केवल दोस्तों 12 लाख निवेशकों को पैसे देने का एक स्टेटमेंट सेबी विभाग अपने पोर्टल पर डालती है। लेकिन धरातल पर निवेशकों का ये कहना कि हमें पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि अगर सेबी पूरा 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों को पैसा देती अब तक, तो दोस्तों सबका पैसा दिया जा चुका होता। लेकिन वही जैसे कि हमने बताया कि सेबी विभाग ने अभी तक पीएसएल के निवेशकों को ये भी नहीं कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान ही पैसा दे दिया हो। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि अभी तक सेबी विभाग अदर कंपनियों को निवेशकों को टहला रहा है। लेकिन सहारा सुब्रत राय जैसे जो एक क्या कह देते हैं उसको, जो सरकार को टक्कर देने वाले हैं और सरकार से दो दो हाथ करके अपनी कंपनी को बचाए हुए हैं, तो दोस्तों सल्यूट करते हैं ऐसे सहारा सुब्रत राय को जो अपने स्टैंड अपनाकर आज भी अपना वजूद लेकर खड़े हैं। लेकिन विडम्बना यह है कि पीड़ित निवेशकों का पैसा ये अभी सही तरीके से नहीं दे पा रहे। हमारा सहारा सुब्रत राय जी से निवेदन है कि वह निवेशकों को सही अपने जो आपने वादा किया है कि हम मार्च तक निवेशकों का पैसा देना शुरू कर देंगे, तो वो अपने कौल वचन पर पक्के रहें। रही बात सेबी की, तो सेबी की टांग घसीटना आपको अच्छी तरीके से आता है क्योंकि आपने स्पष्ट तौर से कहा कि मैं मार्च से पैसा देना कर दूंगा। तो दोस्तों हम भी इंतज़ार देख रहे हैं। मार्च शुरू हो चुका है।
या अभी 2 दिन बाकी है दोस्तों, होने वाला है। देखेंगे कि अगले महीने में क्या सुब्रत राय स्टैंड अपनाते हैं निवेशकों को पैसा देने का। वो एक बार फिर झूठे साबित होते हैं या इस बार वो सच्चे साबित होते हैं, यही देखना है। आप भी देखते रहिए, हम भी देखते रहेंगे। जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो दोस्तों सबसे पहले यूएस खान आपके लिए भेजेगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, और अगर आप दोस्तों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, ना कोई ऑफिसर हूँ, ना कोई कहीं का मंत्री हूँ, लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से चिटफंड से पीड़ित सभी निवेशकों के लिए एक पुरजोर कोशिश में लगा हूँ कि इन सभी पीड़ित निवेशकों को इंसाफ दिला सकें और इन लोगों की आवाज़ों को आवाम तक पहुँचा सकें, जिसकी आवाज़ों को गोद मीडिया ने, जी हाँ दोस्तों, अपने स्क्रीन से साफ कर दिया है। आज तक दोस्तों आपने नहीं देखा होगा कि 5 करोड़ 85 लाख एक ही कंपनी के निवेशक पीएसएल और 9 करोड़ निवेशक सहारा के, और जो और प्रतिबंध इकाइयाँ इस सेबी विभाग ने और जो अदर चिटफंड और सोसाइटियाँ बंद की गए हैं उनके भी करोड़ों, यानी कि टोटल मारकर 40 करोड़ हिंदुस्तान के निवेशकों ने गोद मीडिया ने अपने चैनल से साफ कर दिया, यानी कि अपनी स्क्रीन से बिल्कुल साफ कर दिया है। कोई डिबेट आज तक 40 करोड़ निवेशकों के लिए नहीं बिठा सके। बिठाएं भी कैसे अगर ऐसा कुछ कोई भी गोद मीडिया करती है, यानी कि कोई भी चैनल गोद मीडिया का अगर इस तरीके की खबर दिखाएगा तो दोस्तों वो हिंदुस्तान से साफ हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये 40 करोड़ निवेशक केवल सरकार की गलत नीतियों के या उनके द्वारा जो षड्यंत्र इस वक्त सोसाइटियों के ऊपर या चिटफंड कंपनियों के ऊपर जो चल रहा है, वो करोड़ों और अरबों रुपया जो इस वक्त सरकार की अपने अकाउंट, यानी कि अपने उनके सरकार के पास पड़ा है, चाहे वो सेबी विभाग का ही अकाउंट क्यों ना हो, तो दोस्तों है तो सब कुछ सरकार के हाथ में। और सेबी विभाग भी सरकार के अधीन चल रही है, उसके अधीन ही काम कर रही है, उसी के इशारे पर सारे प्रोसीजर चल रहे हैं, उसी के इशारे पर निवेशकों को ऑनलाइन प्रोसीजर के माध्यम से पैसे देने के जो वो चलाए गए हैं साइड है, उन साइडों पर किस तरीके से छल कपट किया जा रहा है, ये अब किसी से मतलब जो निवेशक हैं उनके सामने ये बात सामने स्पष्ट तौर से आ चुकी है कि सरकार पैसा देना नहीं चाहती। तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ों को ये गोद मीडिया क्यों दिखाएगी? गोद मीडिया को तो एक स्क्रिप्ट लिख कर दे दी जाती है और उस स्क्रिप्ट को ही ये लोग अपने चैनल पर दिखाते हैं, इसी को गोद मीडिया कहते हैं। इनकी आरटीपी जो भी होती है वो सब सारा जिम्मा जिसने इनको गोद लिया है वो ही इनका सारा भुगतान करता है, वो ही इनको हर तरह की लग्जरी जो कहते हैं लाइफ इन विभागों की चल रही है, वो इन्हीं के सरपरस्ती में चल रही है। और इन जैसे ये गोद मीडिया है, अगर ये चाहती तो निवेशकों का पैसा अब से 15 साल पहले मिल चुका होता, 10 साल पहले मिल चुका होता, 5 साल पहले मिल चुका होता। क्योंकि ये जो इस वक्त जितने भी हमारे सामने न्यूज़ें आ रही हैं वो 2010 सॉरी न्यूज़ नहीं, अब तक जितनी भी सोसाइटियाँ जो बंद की गई हैं, कोई 2010 में की गई, कोई 2014 में बंद की गई, कोई 2015 में, कोई 16 में, कोई 18 में, ना जाने कितनी ऐसी सोसाइटियाँ हैं जिन्हें अभी साल 2 साल ही बंद किए वो हुआ है। उनमें आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है और न जाने कितनी ऐसी सोसाइटियाँ और ऐसी चिटफंड कंपनियाँ जिनके करोड़ों निवेशक अपने पैसे को लेकर परेशान हैं और इंसाफ हिंदुस्तान में उनको नहीं मिल पा रहा। यही सबसे बड़ी विडम्बना है। तो हमारा अनुरोध है भारतीय सरकार से कि वो इन निवेशकों का पैसा, उनकी मेहनत का पैसा है, वो इस पैसे को अपने पास ना रखें। और रही बात देश के ऊपर विकास करने की, तो हम सरकार से यही कहेंगे कि इन चिटफंड कंपनी के पीड़ित निवेशकों ने जो रेहड़ी पटरी झुग्गी झोपड़ी के निवेशक हैं उनका पैसा इस वक्त भारत सरकार
देश के विकास में ना लगाकर इन गरीबों को दे दे। इन गरीब निवेशकों का क्या कसूर है? इनका कसूर यही है कि आपके द्वारा दी गई रजिस्टर्ड कंपनियों में इन्होंने पैसा लगाया और आपने 15, 20, 30, 40 साल तक इन कंपनियों में पैसा लगवाते रहे और आप लोग भी टैक्स कमाते रहे, यहाँ तक कि एजेंट से टीडीएस तक आप लोग वसूल करते रहे, जो कि एक जजिया टैक्स की तरह ही हमें लगता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि 7 समुद्र की स्याही और पूरे इस जंगलात के कलम बना दें, तब भी दोस्तों इस चिटफंड का चिट्ठा लिखने में या दोस्तों हम बखान करने लगे तो दोस्तों अगर हम पूरी ज़िंदगी भी इनका रोना रोते रहें तो वो ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों, यूएस खान लेता है अब आपसे इजाज़त, और एक लंबे से जय हिंद और वंदे मातरम के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।